प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, कथाकार, उपन्यासकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजनय द्वारा विरचित हीली बोन की बतखें नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। मैं नागभूषण एच.जी, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग, आपके सम्मुख हीली बोन की बतखें कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। पहले हम अजनय का परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, प्रतिभा संपन्न कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और सफल अध्यापक के रूप में अजनय विख्यात हैं और उनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक ऐतिहासिक स्थान में हुआ था। अजनय जी के पिताजी पंडित हीरानंद शास्त्री प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ थे। अजनय जी का बचपन अपने पिताजी की नौकरी के साथ कई स्थानों की परिक्रमा करते हुए बीता था। कुशीनगर में अजनय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था और उसके बाद लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू आदि प्रदेशों में घूमते हुए इनका परिवार 1919 में नालंदा पहुंचा था। इसके बाद 1921 में अजनय का परिवार ऊटी पहुंचा। ऊटी में अजनय के पिता ने अजनय का यज्ञोपवीत कराया और अजनय को वात्स्यायन कुलनाम दिया। अजनय के पिताजी पुरातत्व शास्त्रज्ञ थे, इसलिए घुमक्कड़ी उनके लिए अनिवार्य थी। इस कारण से अजनय जी का परिवार कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह पाया था। अजनय ने घर पर ही भाषा, साहित्य, इतिहास और विज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की। सन 1925 में अजनय ने मैट्रिक की प्राइवेट परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण की। उसके बाद 2 वर्ष मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एवं 3 वर्ष फार्मन कॉलेज लाहौर में संस्थागत शिक्षा प्राप्त की। वहीं बीएससी और अंग्रेजी में एमए पूर्वार्ध पूरा किया। इसी बीच क्रांतिकारी भगत सिंह के साथी बन गए और सन 1930 में अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार हो गए। अजनय ने 6 वर्ष जेल और नज़रबंदी भोगने के बाद सन 1936 में कुछ दिनों तक आगरा के समाचार पत्र सैनिक के संपादक मंडल में रहे और उसके बाद में सन 1937 से 39 तक विशाल भारत के संपादकीय विभाग में रहे। कुछ दिन ऑल इंडिया रेडियो में रहने के बाद अजनय सन 1943 में सैन्य सेवा में प्रविष्ट हुए। सन 1946 में सैन्य सेवा से मुक्त होकर वह शुद्ध रूप से साहित्य में लगे। मेरठ और उसके बाद इलाहाबाद और अंत में दिल्ली को उन्होंने अपना केंद्र बनाया। अजनय ने प्रतीक का संपादन किया। प्रतीक ने ही हिंदी के आधुनिक साहित्य की नई धारणा के लेखकों, कवियों को एक नया सशक्त मंच दिया और साहित्यिक पत्रकारिता का नया इतिहास रचा। सन 1965 से लेकर सन 1968 तक अजनय साप्ताहिक दिनमान के संपादक रहे। पुनः प्रतीक को नाम नया प्रतीक देकर सन 1973 से निकालना शुरू किया और अपना अधिकाधिक समय लेखन को देने लगे। 1977 में उन्होंने दैनिक पत्र नवभारत टाइम्स के संपादन का भार संभाला। अगस्त 1979 में उन्होंने नवभारत टाइम्स से अवकाश ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमन्स जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1980 में वत्सल निधि की स्थापना की। 4 अप्रैल 1987 को नई दिल्ली में अजनय जी का निधन हो गया। भले ही अजनय जी शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं रहे हैं, फिर भी अपनी अमर रचनाओं के कारण साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम भी तो अमर हो गया है। आइए अब हम अजनय के कृतित्व का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। अजनय ने सन 1943 में 7 कवियों के वक्तव्य और कविताओं को लेकर एक लंबी भूमिका के साथ तारा सप्तक का संपादन किया था। अजनय ने आधुनिक हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया, जिसे प्रयोगशील कविता की संज्ञा दी गई। इसके बाद समय समय पर उन्होंने दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक का संपादन भी किया। अजनय का कृतित्व बहुमुखी है और वह उनके समृद्ध अनुभव की सहज परिणति भी है। अजनय की प्रारंभिक रचनाएं अध्ययन की गहरी छाप अंकित करती हैं। यह प्रेरक व्यक्तियों से दीक्षा की गहराई का स्पर्श देती हैं। बाद की रचनाएं निजी अनुभव की परिपक्वता की खनक देती हैं
और साथ ही भारतीय विश्व दृष्टि से तादात्म्य का बोध कराती है। अज्ञेय स्वाधीनता को महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य मानते थे, परंतु स्वाधीनता उनके लिए एक सतत जागरूक प्रक्रिया रही। अज्ञेय ने अभिव्यक्ति के लिए कई विधाओं, कई कलाओं और भाषाओं का प्रयोग किया, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, वैयक्तिक निबंध, वैचारिक निबंध, आत्मचिंतन, अनुवाद, समीक्षा, संपादन आदि अनेक क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया। उपन्यास के क्षेत्र में शेखर एक जीवनी हिंदी उपन्यास का एक कीर्ति स्तंभ बन गया। नाट्य विधान के प्रयोग के लिए उत्तर प्रियदर्शी नामक नाटक का सृजन किया, तो आंगन के पारद्वार संग्रह में तो वह अपने को विशाल के साथ एकाकार करने लगते हैं। अज्ञेय जी की रचनाओं की लंबी सूची है। कविता संग्रहों के अंतर्गत सदा नीरा 2 भागों में प्रकाशित, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए ते, अरी वो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स अंग्रेजी में आदि। कहानी संग्रहों के अंतर्गत विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल आदि हैं। उपन्यासों के अंतर्गत उनके 3 उपन्यास हैं, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग और द्वितीय भाग, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी आदि। यात्रा वृत्तांतों के अंतर्गत अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली आदि। निबंध संग्रहों के अंतर्गत सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल अद्यतन आदि। अज्ञेय जी का संस्मरण है स्मृति लेखा, डायरी है भवंती, अंतरा और शाश्वती। विचार गद्य भी हैं संवत्सर। उत्तर प्रियदर्शी नामक नाटक की रचना भी अज्ञेय ने की थी। संपादित ग्रंथों के अंतर्गत तारा सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक आदि कविता संग्रहों के अलावा अन्य कई पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया था। अज्ञेय को भारत में अनेक भारतीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रीत पुरस्कार आदि के अतिरिक्त सन 1964 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार और सन 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, यह था हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, कथाकार, उपन्यासकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का संक्षिप्त परिचय। आपके पाठ्यक्रम में उनकी एक प्रसिद्ध कहानी रखी गई है जिसका शीर्षक है हीलीबोन की बतखें। हीलीबोन की बतखें अज्ञेय की एक सुप्रसिद्ध कहानी। यो तो अज्ञेय ने कम ही कहानियाँ लिखी हैं, वे मूलतः कवि हैं, इसी कारण उनकी कहानियों में भी व्यक्ति मन की परतें रेशा दर रेशा खुलती जाती हैं। हीलीबोन की बतखें भी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कहानी की मुख्य पात्र हीली अविवाहित है। वह खासी जनजाति की 34 वर्षीय स्त्री है। अपने एकाकी जीवन को वो बतखें पालकर तथा उनके अंडों को बेचकर चलाती है। वह अपनी बतखों से बेहद प्रेम करती है। अचानक उसकी बतखों को जंगल से आकर एक लोमड़ मारने लगता है। सुबह बतखों का खून देख वह चीखती है। वहां से गुजरने वाले कैप्टन दयाल उसकी मदद को आते हैं। कैप्टन दयाल लोमड़ का शिकार करते हैं। घायल लोमड़ भाग जाता है। पीछा करने पर हीली और कैप्टन दयाल उसकी कोह तक पहुंच जाते हैं। लोमड़ का शव पड़ा था। लोमड़ी और बच्चे उसे देखकर हैरान परेशान हैं। यह दृश्य देख हीली को गहरा आघात लगता है। वो वहां से निकल जाती है। घर आकर हीली बची हुई बतखों को डावों से, डावों का मतलब है एक हथियार, डावों से काट देती है। जब कैप्टन दयाल हीली को बतखों के खून से रंगा हुआ देखते हैं तो पूछते हैं, क्या हुआ हीली? हीली बहुत जोर से थर्राई हुई आवाज में कैप्टन दयाल से कहती है, दूर रहो हत्यारे। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी तेजी से बदलती मानसिक अवस्थाओं को सशक्त ढंग से प्रस्तुत करती है। लोमड़ को बतखों का हत्यारा समझने वाली हीली कैप्टन दयाल को लोमड़ का हत्यारा कहने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इन सवालों के संकेत अज्ञेय कहानी में हीली से जुड़े प्रसंगों में देते चलते हैं। भाषा और प्रस्तुति में कहानी मानसिक उथल पुथल का वातावरण रचने में सफल रही है। जीवंत वातावरण के कारण
पाठक हीली के संवेदनशील मन तक पहुंचने में सफल रहता है। संभवतः लेखक का भी यही उद्देश्य है।